भारत में गणित की जड़ें वैदिक साहित्य में है, जो लगभग 4000 साल पुराना जिसका इतिहास है। गणित पे लगभग भारतीय वैज्ञानिकों ने और गणितज्ञों ने बहुत सारी अवधारणाएं दी, जिसमें से पहली बार शून्य की अवधारणा, बीजगणित और अंकगणित में कुछ एल्गोरिथम की तकनीकें जैसे बीजगणित में घनमूल और वर्गमूल निकालना इत्यादि शामिल हैं। 18वीं शताब्दी में बात की जाए, विशेष रूप से जिस भारतीय गणितज्ञ का नाम शीर्ष में कोटिमान है, उनका नाम श्रीनिवास रामानुजम है। श्रीनिवास रामानुजम का जन्म 22 दिसंबर 1887 को भारत के दक्षिणी भूभाग में स्थित कोयम्बटूर के इरोड़ नामक गांव में हुआ था। वह पारंपरिक ब्राह्मण परिवार से जन्मे थे। उनके परिवार में भगवान नरसिम्हा की पूजा की जाती थी और हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान नरसिम्हा विष्णु के चौथे अवतार माने जाते हैं। इनकी माता का नाम कोमल तामल और इनके पिता का नाम श्रीनिवास अयंगर था। इनका बचपन मुख्यतः कुंभकर्ण में ही बीता था, जो कि अपने प्राचीन मंदिरों के लिए आज भी जाना जाता है। बचपन में रामानुजन का बौद्धिक विकास सामान्य बालकों जैसा नहीं था। वह 3 वर्ष की आयु तक बोलना भी नहीं सीख पाए और इतनी बड़ी आयु तक जब रामानुजम ने बोलना आरंभ नहीं किया, सभी को इनकी चिंता हुई और यहाँ तक लोग मानने लगे कहीं ये गूंगे तो नहीं है। बाद के वर्षों में जब उन्होंने विद्यालय में प्रवेश लिया, तो प्रारंभिक शिक्षा में उनका कभी भी मन नहीं लगा। रामानुजन ने 10 वर्षों की आयु में अपनी प्रारंभिक परीक्षा में पूरे जिले में सबसे अधिक अंक प्राप्त किए और आगे की शिक्षा के लिए टाउन स्कूल पहुंचे। रामानुजन को प्रश्न पूछना बहुत ही ज्यादा पसंद था। उनके प्रश्न अध्यापकों को कभी-कभी बहुत अटपटे लगते थे, जैसे कि संसार में पहला पुरुष कौन था? पृथ्वी और बादलों के बीच की दूरी कितनी होती है? रामानुजम का व्यवहार बहुत ही मधुर था। इतना सम्मान से कुछ अधिक स्थूल शरीर और जिज्ञासा से चमकती आंखें उन्हें अलग ही पहचान देती थी। उनके सहपाठियों के अनुसार उनका व्यवहार इतना सौम्य था, कोई इनसे नाराज हो ही नहीं सकता। विद्यालय में इनकी प्रतिभा ने दूसरे विद्यार्थियों और शिक्षकों पर अपनी छाप छोड़ना आरंभ कर दिया। इन्होंने स्कूल के समय में ही कॉलेजों के स्तर के गणित को पढ़ा लिया था। एक बार इनके विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने यह भी कह दिया कि विद्यालय में होने वाली परीक्षाओं के मापदंड रामानुजम पे तो लागू ही नहीं होते। हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद जब इन्हें गणित और अंग्रेजी में अच्छे अंक लाने के कारण सुब्रमण्यम छात्रवृत्ति मिली और उन्हें अपनी आगे की शिक्षा के लिए कॉलेज में प्रवेश भी मिल गया। लेकिन आगे अब उन्हें एक और परेशानियों से सामना करना पड़ा। रामानुजम का उस समय गणित के प्रति इतना ज्यादा प्रेम प्रगाढ़ बढ़ चुका था कि वो दूसरे विषयों पे ध्यान देना ही बंद कर दिया। यहाँ तक कि वो इतिहास, जीव विज्ञान और अन्य विषयों की कक्षाओं में सिर्फ और सिर्फ गणित के प्रश्नों को ही हल किया करते थे और इसका नतीजा ये हुआ कि 11वीं की कक्षा की परीक्षा में वो गणित को छोड़कर बाकी सभी विषयों में फेल हो गए और परिणाम स्वरूप की छात्रवृत्ति मिलना बंद हो गई। एक तो घर में उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी भी अच्छी नहीं रहती थी और ऊपर से छात्रवृत्ति भी नहीं मिली। यह समय रामानुजन के लिए बहुत ही कठिन था। घर की स्थिति को सुधारने के लिए रामानुजन ने कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना प्रारंभ किया और साथ में उन्होंने एक क्लर्क की भी नौकरी को ज्वाइन किया। इसके बाद 1907 में रामानुजन ने फिर से 12वीं की प्राइवेट परीक्षा दी और उत्तीर्ण हो गए और इसके साथ ही उनकी प्रारंभिक शिक्षा भी यहाँ पे खत्म हो गई। विद्यालय छोड़ने के बाद 5 वर्षों का समय उनके लिए बहुत ही हताशा भरा रहा। भारत उस समय परतंत्र की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। चारों तरफ भयंकर गरीबी थी। ऐसे समय में रामानुजन के पास कोई भी नौकरी नहीं थी और ना ही कोई संस्थान अथवा प्रोफेसर उनके साथ काम करने के लिए आगे आना चाहिए। बस उनका ईश्वर पे ही अटूट विश्वास था। गणित के प्रति अगाध श्रद्धा ने उन्हें कर्तव्य मार्ग पे चलने के लिए सदैव प्रेरित किया। नामगिरी देवी रामानुजन के परिवार की इष्ट देवी थी। उनके प्रति अटूट विश्वास उन्हें कहीं रुकने नहीं दिया और वे इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी गणित को अपने शोध को चलाते रहे। इस समय रामानुजन के ट्यूशन से केवल मात्र 5 रुपए मासिक मिलते थे और इसी में ही उन्हें अपना गुजारा करना होता था।
रामानुजम का जीवन काल बहुत ही कष्ट और दुख से हमें हमेशा इन्हें हमेशा अपने भरण पोषण के लिए और अपनी शिक्षा को जारी रखने के लिए इधर-उधर भटकना भी पड़ा और अनेक लोगों से असफल याचना भी करनी पड़ी थी। बात वर्ष 1908 की है, जब इनके माता-पिता ने इनकी विवाह जानकी नाम की कन्या से कर दिया। उस समय इनकी आयु 21 वर्ष की थी और इनकी पत्नी की आयु मात्र 10 वर्ष की थी। विवाह हो जाने के बाद भी जब इनके लिए सब कुछ भूलकर गणित में डूबना संभव नहीं था। उन्हें अपने परिवार को भी देखना था, अपनी शिक्षा को भी देखना था और अपनी शोध के भी काम को आगे रखना था। अतः वे नौकरी की तलाश में मद्रास आ गए। 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण न होने की वजह से इन्हें कहीं भी नौकरी नहीं मिलती थी और इनका स्वास्थ्य भी काफ़ी खराब होते चला। अतः डॉक्टर की सलाह पे उन्हें वापस अपने गाँव कोटपुरा लौटना ही पड़ा। वहाँ कुछ दिन रहने के बाद वो बीमारी से ठीक हो गए और वापस मद्रास आ गए और फिर से नौकरी की तलाश शुरू कर दी। ये जब भी किसी से मिलते थे, उन्हें अपना एक रजिस्टर दिखाते और उस रजिस्टर में उन्होंने अपनी गणित की बहुत सारे कार्य किए थे। उसमें से कई सारे बहुत सी जटिल समस्याओं का भी सॉल्यूशन उन्होंने निकाला। इसी समय किसी व्यक्ति ने उन्हें सुझाव दिया कि वो एक बार जाके डिप्टी कलेक्टर श्री वी रामास्वामी अय्यर से मिले। रामास्वामी अय्यर गणित के बहुत बड़े विज्ञान थे। यहाँ पर रामास्वामी ने जब रामानुजम से मिले, वे काफ़ी अचंभित हुए और उन्होंने अपने जिलाधिकारी श्री रामचंद्र राव से कहकर उनके लिए एक 25 रुपए की मासिक छात्रवृत्ति का प्रारंभ भी कर दिया। इस वृत्ति पे रामानुजम ने मद्रास में 1 साल रहा और अपना प्रथम शोध पत्र प्रकाशित किया। उनके प्रथम शोध पत्र का शीर्षक बर्नौली संख्याओं के कुछ गुण और यह शोध पत्र जर्नल ऑफ इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी में प्रकाशित किया गया। यहाँ पर 1 साल पूरा होने पे उन्हें मद्रास कोर्ट ट्यूस में क्लर्क की नौकरी भी की। सौभाग्य से इस नौकरी का काम पहले की नौकरी से अपेक्षा ज़्यादा नहीं रहता था और उन्हें अपने गणित के लिए पर्याप्त समय मिलता था। यहाँ पे रामानुजम रात भर जागकर नए-नए गणित के सूत्र लिखा करते थे। फिर थोड़ी देर आराम करने के बाद फिर से दफ्तर के लिए निकल जाते थे। रामानुजम गणित के शोधों को स्लेट पर लिखते थे और बाद में उन्हें एक रजिस्टर पे लिख लेते थे। रात को रामानुजन की स्लेट और खड़िया की आवाज के कारण परिवार के अन्य सदस्यों की यहाँ तक कि नींद भी चौपट हो जाती थी। उसी समय भारत और पश्चिमी रहन-सहन में एक बहुत बड़ी दूरी भी थी। हालांकि अंग्रेजों ने उस समय भारत में अपने कदम जमाने प्रारंभ तो कर दिए थे, लेकिन भारतीयों की अंग्रेजों के साथ उतनी नहीं बनती थी। इस समय सामान्यतः भारतीयों को अंग्रेज वैज्ञानिकों के सामने अपनी बातों को प्रस्तुत करने में भी काफी संकोच होता था। इधर स्थिति कुछ ऐसी थी कि बिना किसी अंग्रेज कर्तज्ञ की सहायता के लिए शोध कार्य को आगे बिल्कुल नहीं बढ़ाया जा सकता। इस समय रामानुजन के पुराने शुभचिंतक उनके काम आए और उन्हें लोगों ने रामानुजन द्वारा किए गए कार्य को लंदन के प्रसिद्ध कर्तज्ञ के पास भेजा गया। पर यहाँ उन्हें कुछ विशेष सहायता नहीं मिली, लेकिन एक लाभ यह हुआ कि लोग ने रामानुजन से थोड़ा बहुत जानने लग गए थे। इसी समय रामानुजन ने अपने संख्या सिद्धांतों के कुछ सूत्र प्रोफेसर शेषु अय्यर को दिखाए, तो उनका ध्यान लंदन के ही प्रोफेसर हार्डी की तरफ गया। प्रोफेसर हार्डी उस समय विश्व के प्रसिद्ध गणितज्ञों में से एक थे और अपने सख्त स्वभाव और अनुशासनप्रियता के कारण भी जाने जाते थे। प्रोफेसर हार्डी के शोध कार्य को पढ़ने के बाद रामानुजन ने बताया कि उन्हें प्रोफेसर हार्डी के अनुद्धृत प्रश्नों का उत्तर खोज निकालना है और अब रामानुजन का प्रोफेसर हार्डी से पत्र व्यवहार आरंभ हुआ। अब यहाँ से रामानुजन के जीवन में एक नए युग का सूत्रपात हुआ, जिसमें प्रोफेसर हार्डी की बहुत बड़ी योगदान थी। दूसरे शब्दों में इस बात को ऐसे भी कहा जा सकता है, एक जौहरी हीरे की पहचान करता है, उसे तराश कर चमका देता है, वैसे ही प्रोफेसर हार्डी का भी कुछ कार्य रामानुजन के जीवन में ऐसा ही रहा। प्रोफेसर हार्डी आजीवन रामानुजन की प्रतिभा और जीवन दर्शक के प्रशंसक रहे। रामानुजम और प्रोफेसर हार्डी की यह मित्रता दोनों ही के लिए काफी लाभप्रद सिद्ध। एक तरफ से देखा जाए तो दोनों ने एक दूसरे के लिए पूरक का भी काम किया। प्रोफेसर हार्डी ने उस समय के विभिन्न प्रतिभाशाली व्यक्तियों को 100 के पैमाने पर आंका। अधिकांश गणितज्ञों को उन्होंने 100 में से 35 अंक दिए, कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को 60 अंक तक दिए गए, लेकिन एकमात्र रामानुजम ऐसे थे जिनको हार्डी ने 100 में से 100 अंक दिए। आरंभ में रामानुजन ने जब अपने किए गए शोध कार्य को प्रोफेसर हार्डी के पास भेजा,
तो प्रोफेसर को भी पूरा समझ में नहीं आया। जब उन्होंने अपने मित्र गणितज्ञों से सलाह ली, तो वो इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि रामानुजन गणित के क्षेत्र में एक दुर्लभ व्यक्ति और अपने किए गए कार्य को ठीक से समझाने और अपने शोध को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें इंग्लैंड आना चाहिए। अतः उन्होंने रामानुजन को कैम्ब्रिज आने के लिए आमंत्रित किया। पर रामानुजम का पारिवारिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वो कैम्ब्रिज जा सके और अंततः ने प्रोफेसर हार्डी के आमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। प्रोफेसर हार्डी को इससे बहुत निराशा हुई, लेकिन उन्हें भी किसी भी तरह से रामानुजम को यहाँ बुलाने का निश्चय किया। इसी समय रामानुजम को मद्रास विश्वविद्यालय से शोधवृत्ति मिल गई, जिसमें उनका जीवन कुछ सरल तो हो गया, लेकिन उन्हें शोध कार्य के लिए पूरा समय भी मिलने लग गया। इसी बीच एक लंबे पत्रव्यवहार के बाद धीरे-धीरे प्रोफेसर हार्डी ने रामानुजन को कैम्ब्रिज आने के लिए सहमत कर दिया। प्रोफेसर हार्डी के प्रयासों से रामानुजन को कैम्ब्रिज आने के लिए लगभग सहायता भी मिल गई। अंततः रामानुजन इंग्लैंड जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन इंग्लैंड जाने से पहले उन्होंने लगभग 30,000 से अधिक नए गणितज्ञ सूत्रों का सूत्रपात किया, जिसे उन्होंने अपनी नोटबुक में लिखा। रामानुजन ने लंदन की धरती पर कदम रखा। वहाँ प्रोफेसर हार्डी ने उनके लिए पहले से भी व्यवस्था की हुई थी, अतः उन्हें कोई विशेष परेशानी तो नहीं हुई। इंग्लैंड में रामानुजन को बस थोड़ी परेशानी, और उसका कारण था उनका शर्मीला, शांत स्वभाव और शुद्ध सात्विक जीवन चर्चा। अपने पूरे इंग्लैंड प्रवास में अधिकांशतः अपना भोजन स्वयं बनाते थे। इंग्लैंड की इस यात्रा ने उन्हें अपने जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। उन्होंने प्रोफेसर हार्डी के साथ मिलकर उच्च कोटि की शोध पत्र हासिल किए। अपने एक विशेष शोध के कारण इन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा बीए की उपाधि भी मिली, लेकिन वहाँ की जलवायु और रहन-सहन की शैली उनके लिए अधिक अनुकूल नहीं थी और उनका स्वास्थ्य खराब रहने लगा। डॉक्टरों ने इसे क्षय रोग बताया और उस समय क्षय रोग की कोई दवा नहीं होती थी और रोगी को सेंटोरियम में रहना पड़ता था। रामानुजन को भी कुछ दिन के लिए वहाँ रहना पड़ा। उसके बाद भी वो वहाँ पे गणितज्ञों के नए-नए सूत्र पातों की कल्पनाएं किया करते थे। इसके बाद वहाँ रामानुजन को रॉयल सोसाइटी का फेलो नामित किया गया। ऐसे समय में जब भारत गुलामी में जी रहा था, उस समय अश्वेत व्यक्ति को रॉयल सोसाइटी की सदस्य मिलना एक बहुत बड़ी बात। रॉयल सोसाइटी के पूरे इतिहास में इनकी कम आयु से कोई सदस्य आज तक नहीं हुआ। पूरे भारत में उनके शुभचिंतकों ने उत्सव मनाया और सभाएं की। रॉयल सोसाइटी के सदस्यताओं के बाद यह ट्रिनिटी कॉलेज के फेलोशिप पाने वाले पहले भारतीय भी बने। अब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन रामानुजन का स्वास्थ्य भी धीरे-धीरे काफी गिरता जा रहा है। अंत में उन्हें डॉक्टर की सलाह पर भारत वापस आना पड़ा। भारत आने पर उन्हें मद्रास विश्वविद्यालय में प्राध्यापक की नौकरी मिल गई और रामानुजन अध्यापन और शोध कार्य में पुनः रम गया। भारत लौटने पर भी स्वास्थ्य ने इनका बहुत दिन तक साथ नहीं दिया और हालत धीमे-धीमे काफी गंभीर होती जा रही। इस बीमारी की दशा में भी उन्होंने मॉक थीट फंक्शन पर भी उच्च स्तरीय शोध पत्र लिखा। रामानुजन द्वारा प्रतिपादित इस फलन का उपयोग गणित में ही नहीं बल्कि चिकित्सा वैज्ञानिकों में कैंसर को भी समझने के लिए भी किया जाने लगा। और अंततः स्वास्थ्य इतना गिर चुका था कि डॉक्टरों ने भी उनके जीवन का अंतिम जवाब दे दिया। अंत में रामानुजन की विदाई की घड़ी भी आ गई। 26 अप्रैल 1920 के बाद दोपहर होते हुए प्राण दिया। इस समय रामानुजन की आयु मात्र 33 वर्ष। इनका असामयिक निधन गणित जगत के लिए अपूर्णीय क्षति था और पूरे देश विदेश में जिसने भी रामानुजन की मृत्यु का समाचार सुना, आज भी उस समय काफी स्तब्ध है। ये थी रामानुजन के जीवन चर्चा। ने कम उम्र की आयु में उन्होंने गणित के क्षेत्र में जो अपना योगदान दिया है वो काफी सराहनीय है और भारत जगत में ऐसे गणितज्ञों और वैज्ञानिकों काफी। जय हिंद, जय भारत।